हेलो एवरीबॉडी। आप सबको पता है कि आप लोगों के एसएससी जेई में आईएएस 456 से 10 नंबर का एवरेज क्वेश्चन आता है। अगर मैं 5 साल की एनालिसिस करूं अपने एग्जाम की, उन 10 नंबर के क्वेश्चंस में से 50 to 60% पूरे चांसेस होते हैं कि आप लोगों के कोडल प्रोविजन पूछे जाते हैं, वो भी एग्जैक्ट मैनर के साथ। जो एक्चुअल में आपके कोडल प्रोविजन है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसमें कुछ भी घुमाया नहीं जाता। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ आईएएस 456 2000 के वो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस डिस्कस करने वाला हूं, जो आप लोगों को 50-60% का स्कोर गेन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के इस सेशन से मैं ये कह सकता हूं कि आप 50-60% आरसीसी के जो रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के कोडल प्रोविजंस हैं उसको गेन करने वाले हैं। तो कोशिश करूंगा कि ये सेशन मैं आपके 2 पार्ट में लूं, क्योंकि एक पार्ट में लेने में बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि दिस इज़ द लास्ट टाइम, और आप देख रहे हैं तो आपको ये याद होना चाहिए फर्स्ट टाइम पे। सेकेंड टाइम जब आप देखेंगे वो छोटा सेशन बनेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोगों के लिए बीम्स, स्लैब्स और कॉलम्स, इन 3 टॉपिक पे सारे कोडल प्रोविजन डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे नेक्स्ट सेशन में जो बचा कुचा होगा 15-20 मिनट का टॉपिक वो डिस्कस करूंगा। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलना कि इस आधे घंटे पौने घंटे के सेशन में आपको 4-5 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इसी से मिलने वाले हैं। ओके, ओके। तो सबसे पहले अपन बीम्स के कोडल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट बीम्स तो मैं मेन पार्ट डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा जाता है। सबसे पहला पार्ट आता है मेरा इफेक्टिव लेंथ का। एवरीबडी नोज इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लोड लगाया, लोड लगाने के बाद कितनी लेंथ में एक्चुअली मुझे डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इतनी लेंथ में एक्चुअल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, उस लेंथ को मैं इफेक्टिव लेंथ का नाम देता हूं। दो बातें ध्यान में रखने लायक है। इनर सपोर्ट से इनर सपोर्ट तक की जो लेंथ होती है उसको मैं नाम देता हूं क्लियर स्पेसिंग, और ये मेरा सपोर्ट है जिसकी विड्थ है W। तो यहां अलग अलग केसेस बनते हैं मेरे पास। पहला केस आता है कि अगर मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में इफेक्टिव लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ इफेक्टिव लेंथ के। एक फॉर्मूला होता है आपका क्लियर स्पेसिंग प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट का हाफ प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट का हाफ, या आप लोगों का क्लियर स्पेसिंग प्लस इफेक्टिव डेप्थ, जो इसमें से मिनिमम होता है उसको आप अपना इफेक्टिव लेंथ कंसीडर करके चलते हो। ये आपको एग्जैक्टली याद करना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। उसके बाद बात करता हूं यहां पर, जब मैं कैंटिलीवर बीम की बात करूंगा तो एक छोटा सा फॉर्मूला है। आप लोगों का क्लियर स्पेसिंग क्या होगा, इनर सपोर्ट से लेकर जितनी भी आपकी लेंथ है दैट इज कॉल्ड द क्लियर स्पेसिंग। तो क्लियर लेंथ प्लस में इफेक्टिव लेंथ का हाफ, ये कैंटिलीवर बीम के लिए रहता है। और जब मैं बात करता हूं अपने कॉन्टिन्यूअस बीम की, तो यहां पर केसेस बनते हैं। केसेस कैसे बनते हैं उसको समझेंगे। अगर मेरे सपोर्ट विड्थ 600 mm से कम या उसके बराबर है, तो मेरा इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला सिंपली सपोर्टेड वाला रहता है L नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू, जहां पर W जो है वो विड्थ ऑफ द सपोर्ट है, या L नॉट प्लस इफेक्टिव डेप्थ, जो इनमें से मिनिमम होगा वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और अगर मेरी 600 mm से बड़ी है विड्थ, तो वहां भी दो सब केस बनते हैं। पहला केस आता है आप लोगों का कि आपका जो बीम है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है या एक एंड उसका फिक्स है। मतलब दोनों केसेस बनेंगे, दो केसेस पे ध्यान देंगे। यहां पर कह रहे हैं कि अगर पहला जो सपोर्ट है वो फिक्स है और बाकी के कॉन्टिन्यूअस है, पहला फिक्स है बाकी के कॉन्टिन्यूअस है, तो उस केस के अंदर कैंटिलीवर वाली फील के साथ आप लोग इफेक्टिव स्पैन निकालते हो। और अगर आप लोगों के कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, मतलब फर्स्ट वाले स्पैन के लिए अगर मैं इफेक्टिव लेंथ निकालूंगा तो वो L नॉट प्लस D/2 हो जाएगा कैंटिलीवर स्पैन। और अगर इनके लिए निकालूंगा तो सिंपल L नॉट हो जाएगा। जो क्लियर स्पेसिंग है वो ही इफेक्टिव लेंथ होती है अगर दोनों ही कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं। अभी मेरी बात समझ आई? तो ये केसेस आप लोगों को याद होने चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप टेलीग्राम नंबर नोट कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिएगी, भाई इसकी पीडीएफ तो खैर मैं नहीं दूंगा आपको,
आप लोगों को वर्कशीट चाहिए होती है या वन लाइनर के कुछ कंसेप्ट में टेलीग्राम में भेजता रहता हूँ, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आप लोगों को मैं टेलीग्राम से जोड़ दूं और हर तरीके से वहां पर आप लोगों को बेनिफिट होता है। बाय द वे आगे चलते हैं। अगर मेरे पास फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसकी हर साइड फिक्स होती है उसको फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के लिए जो इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला रहता है वो सिंपल है, एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू, खत्म। तो जो आपके सेंटर ऑफ द विड्थ सपोर्ट से सेंटर ऑफ द सपोर्ट तक का डिस्टेंस होता है वो इफेक्टिव लेंथ क्राइटेरिया माना जाता है। सिंपली सपोर्टेड के सिमिलर रहता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स में। तो हम लोगों ने इफेक्टिव लेंथ क्राइटेरिया देखा, यही बीम के लिए रहता है, यही स्लैब के लिए रहता है, कुछ भी अलग नहीं होता। क्यों होता है स्लैब के लिए ऐसा, वो आगे पढ़ते हैं। बाय द वे मुद्दे की बात पर आता हूं। जब मैं बीम डिजाइन की बात करता हूं तो मुझे डिफ्लेक्शन कंट्रोल बहुत हद तक चेक करना होता है। तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल की कोडल प्रोविजन भी पूछी गई है। दो केस होते हैं, बिफोर सेटिंग, आफ्टर सेटिंग। तो यहां पर लिखा हुआ है डिफ्लेक्शन कंट्रोल जब चेक किया जाता है, यहां पर एल बाई डी रेशियो देखा जाता है, लेंथ अपॉन में इफेक्टिव डेप्थ टू रेशियो। तीन तरह के बीम होते हैं, सिंपली सपोर्टेड, कॉन्टिन्यूअस और कैंटिलीवर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मीटर स्पैन तक, 10 मीटर स्पैन तक इनकी वैल्यूज कितनी होती है? कैंटिलीवर बीम के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कॉन्टिन्यूअस के लिए 26 ली जाती है एल बाई इफेक्टिव डेप्थ टू रेशियो। लेकिन अगर आपका बीम 10 मीटर से ज्यादा हो जाए तो एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, इसी रेशियो को 10 बाय स्पैन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। यहां पर यह बात लिखी है, अगर आपका स्पैन 10 मीटर से ज्यादा हो जाए तो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू को, जो भी आप रेशियो ले रहे हो डिजाइनिंग के टाइम पर, उस रेशियो को 10 बाय स्पैन लेंथ से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर जो वैल्यू आती है उसको आप लोग अडॉप्ट करके चलते हो। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम के अंदर, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसी के बाद बात करते हैं, जब मैं वैल्यूज डिफ्लेक्शन चेक की बात करता हूं, एक परमिसिबल लिमिट होती है कि इतनी ही डिफ्लेक्शन अडॉप्ट करनी है, इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन अगर आ गई तो फेलियर हो सकता है। तो वो कितनी है? ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो लिखा हुआ है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्शन जहां क्रीप और श्रिंकेज इफेक्ट ड्यूरिंग कास्टिंग कंसीडर किया जाता है, वो होता है आप लोगों का स्पैन अपॉन 250। स्पैन लेंथ जो है वो mm में रहती है। कॉमन सेंस है भाई, स्पैन लेंथ 4 मीटर, 5 मीटर, 3.5 मीटर जनरली इतनी देते हो। अगर आप लोग 3.5 को 250 से डिवाइड करोगे तो बहुत कम वैल्यू आएगी, तो 250 इज द बिग नंबर, इसीलिए वो mm में रखी जाती है ताकि डिवाइड करने के बाद एक फैक्टर ढंग से मिल सके। ठीक है, और उसके बाद अगर आफ्टर कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं, कास्टिंग हो चुकी है, तो कास्टिंग होने के बाद आफ्टर कास्टिंग सारे इफेक्ट कंसीडर करके स्पैन बाय 250 की जगह 350 आ जाता है, या 20 mm। जो भी इनमें से आप लोगों का कम होता है वो अडॉप्ट करके चलते हो। कम क्यों लेते हैं? अगर मैं डिफ्लेक्शन ज्यादा ले दूंगा तो कॉमन सेंस की बात है, आप अपने बीम को ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहे हो तो फेलियर कंडीशन की तरफ जा रहे हो, बिकॉज आई नो कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल इज एक्चुअली द फेलियर कंडीशन। जितना डिफ्लेक्शन उतनी फेलियर कंडीशन की तरफ जा रहा है, तो मैं तो कम लूंगा ना, ताकि मैं अपने बीम को सेफ बना सकूं। आप मेरी बात को समझे, इसीलिए ऐसा लिया जाता है। आगे बात आती है यहां पर रीइंफोर्समेंट की। दो तरह की रीइंफोर्समेंट ली जाती है, थोड़ा समझ के चलते हैं क्या होता है। एक होता है आपका मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट, एक होता है मिनिमम रीइंफोर्समेंट। आप बीम डिजाइन करो, स्लैब डिजाइन करो, कॉलम डिजाइन करो, मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट क्यों ली जाती है, मतलब उससे ज्यादा हम क्यों नहीं देते? क्योंकि उससे ज्यादा रीइंफोर्समेंट देने में आपका सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड हो सकता है, जिसमें कंक्रीट फेलियर पहले हो जाएगा और वो नुकसानदायक साबित होगा। और कम रीइंफोर्समेंट लेने में लोड बियरिंग कैपेसिटी कम आ सकती है। एक मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्राइटेरिया रहता ही है कि इससे कम नहीं लेना, सो दैट ऐसा ना हो कि आपके सेक्शन के अंदर स्टील कम रह जाए और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आनी है वो बिल्कुल ही मेंटेन ना हो पाए। तो आप चाहे बीम डिजाइन करो, चाहे कॉलम करो, चाहे स्लैब करो, चाहे फुटिंग करो, चाहे डीप बीम करो, चाहे फ्लैट स्लैब करो, आप लोगों को एक मिनिमम मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट क्राइटेरिया अडॉप्ट करना पड़ता है। तो यहां पर ये याद करना है, IS 456 डायरेक्ट कोडल प्रोविजन है ये। तो मिनिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट किस हिसाब से लिया जाता है? परसेंटेज स्टील, परसेंटेज स्टील इज इक्वल टू में 0.85 अपॉन FY, जहां FY होता है यील्ड स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्टील क्या होगा? जो भी आप लोगों का एरिया ऑफ द स्टील है अपॉन टोटल सेक्शन का एरिया। सेक्शनल एरिया को एरिया ऑफ द स्टील से जब कंपेयर करता हूं तो परसेंटेज स्टील निकाल सकता हूं, ये लिखा। इस फॉर्मूले के थ्रू आप लोग अपना AST मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हो। 0.85 इंटू
क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन एफ वाई यील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। अब मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की जब बात करते हैं तो मिनिमम तो आप लोगों ने निकाला 0.85 इंटू सेक्शनल एरिया अपॉन एफ वाई। मैक्सिमम दो तरह से निकालते हैं, वन कैन बी द कॉम्प्रेशन एंड अनदर कैन बी द टेंसाइल। अगर मैं अपने सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की बात करता हूं तो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट आती है, और अगर डबली रीइंफोर्स्ड बीम की बात करता हूं तो कॉम्प्रेशन रीइंफोर्समेंट भी देनी पड़ती है। तो कितनी है मैक्सिमम? 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। याद करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 4% ऑफ ग्रॉस एरिया टेंशन के लिए भी कॉम्प्रेशन के लिए भी। तो टेंशन और कॉम्प्रेशन मिलके टोटल 8% बना देते हैं। 4 कॉम्प्रेशन 4 टेंशन, 8% ऑफ द ग्रॉस एरिया मैक्सिमम जाता है अगर डबली की बात करें। तो ये आप लोगों को याद करना है, काम आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, उनको जरा गौर दे सकते हैं। सबसे पहली बात, आपने यहां पर देखा होगा कि जब मैं बात करता हूं अपने मिनिमम रीइंफोर्समेंट की, तो मिनिमम परसेंटेज सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, वो है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ। एफ वाई पे डिपेंड करता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मिनिमम स्टील क्यों दिया जाता है? सडन फेलियर को रोकने के लिए। मैंने बोला मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ तो चाहिए है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द स्टील दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? मतलब एक्चुअली में एक ही चीज पे, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ही तो डिपेंड कर रहा है ये, और यील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ द स्टील। नहीं, चाहे कोई भी स्टील लो इतना ही रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे मेरी बात आती है साइड फेस रीइंफोर्समेंट। साइड फेस रीइंफोर्समेंट देते क्यों है? सबसे पहले दिमाग में आता है कि रीइंफोर्समेंट देते क्यों है। जनरली जब रीइंफोर्समेंट की बात करता हूं तो आपकी रीइंफोर्समेंट आपके बेंडिंग को झेलने के लिए दी जाती है, क्योंकि जब भी बेंडिंग होता है वहां टेंशन आती है। तो अब मैंने कहा कि मान लो बीम है, बीम पे लोड डाला, बीम बेंड हुआ तो नीचे वाले पोर्शन में टेंशन आया, उसको झेलने के लिए आपने स्टील दे दिया। यानी व्हेनेवर देयर विल बी द बेंडिंग देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टील, वहां स्टील की जरूरत है। अब मान लीजिए आपका एक ऐसा बीम है जो बहुत ज्यादा डेप्थ हो गई, उसका वेब पोर्शन जो है वो काफी हो गया। वेब मतलब समझ रहे हो, ये लेंथ हो जाती है, ऐसे हो तो ये वाली लेंथ वेब कहलाती है। अगर वो बहुत लंबा हो गया तो देयर कैन बी द चांस कि आपका बीम जो है ना वो साइडवेज मुड़ सकता है। जब लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो पहले ऐसा था तो ऐसे मुड़ रहा था, अब अगर लेंथ ज्यादा हो गई तो वो ऐसे मुड़ सकता है। इसको हम बकलिंग कहते हैं। अब यहां भी है तो बेंडिंग, इसको झेलने के लिए भी सरिये दिए जाते हैं, साइड में सरिये लगाए जाते हैं। तो ये जो सरिये साइड में लगाए जाते हैं इसको कहते हैं साइड रीइंफोर्समेंट। कब दिया जाता है? जब आपके वेब की लेंथ 750 mm से ज्यादा हो जाए। लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो लिखा गया है यहां पर, एक तो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन क्या है कि मिनिमम 0.1% ऑफ द वेब एरिया मिनिमम रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। 0.1% ऑफ द वेब एरिया, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद बोला गया है कवर कितना दिया जाता है। दो तरह के कवर होते हैं, क्लियर कवर, एंड कवर। कैसे कैसे है देखो, पिक्चर में ध्यान से देख लो। पहले आपको ये तो पता होगा कि क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर क्या होता है। जब क्लियर कवर की बात करते हैं तो सरिये के बाद की पोर्शन की बात होती है, यानी यहां रीइंफोर्समेंट से बाद का जो पोर्शन वो क्लियर है, रीइंफोर्समेंट के हाफ से काउंट करूंगा तो इफेक्टिव है। ये याद होना चाहिए आपको। तो मैंने कहा यहां पर कि आप लोगों का जो मिनिमम क्लियर कवर है वो या तो 25 mm या डायमीटर ऑफ द बार, जो इनमें से ज्यादा होगा उतना देकर चलेंगे हम लोग। और यहां एंड क्लियर कवर की बात करी गई है। दो क्लियर कवर मैंने आपको बताए। यहां एंड क्लियर कवर क्या है? क्लियर कवर तो हो गया वर्टिकल, ये पोर्शन हो गया आपका क्लियर कवर का। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप सरिया दे रहे हो तो ये वाले पोर्शन को भी देखना होगा। तो डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ये वाला जो कवर है इसको कहते हैं एंड कवर। क्लियर है मेरी बात? तो जब मैं एंड कवर की बात करता हूं तो वो 25 mm या 2 इंटू डायमीटर ऑफ द बार, जो इनमें से ज्यादा होता है वो अडॉप्ट किया जाता है। आपको याद करना है, इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, याद करना है। तो कोडल प्रोविजन इसकी जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए। आगे की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पता नहीं कितनी बार पूछा एग्जाम में, आपको भी पता होगा, कंडीशंस ऑफ एक्सपोजर। 5 तरह की एक्सपोजर कंडीशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। इन कंडीशंस को कहां पर दिया जाता है और उसमें कवर कितना होता है, ये याद करना है आपको। तो सबसे पहली बात है, जब आप लोगों का माइल्ड कंडीशन होता है तो दिल्ली का जो मॉडरेट टेम्परेचर है, दिल्ली की कंडीशन माइल्ड कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में घर बना रहे हैं, वहां मिनिमम ग्रेड M20 यूज होता है और कवर 20 mm का मिनिमम दिया जाता है। कौन सा कवर होता है? क्लियर कवर। ठीक है। उसके बाद जब मैं मॉडरेट कंडीशन की बात करता हूं
तो मॉडरेट कंडीशन में थोड़ी बहुत बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। जहां रेनी इफेक्ट ज्यादा होता है वो मॉडरेट कंडीशंस होती है, वहां M25 का कंक्रीट मिनिमम, 30 mm का मिनिमम क्लियर कवर दिया जाएगा। सीवियर कंडीशन की बात करता हूं तो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, बहुत ज्यादा बारिश होना और सूखना, बारिश होना सूखना कंडीशन जब आती है वो सीवियर होती है, वहां M30 का कंक्रीट मिनिमम है और कवर है 45 mm का। 5-5 बढ़ रहा है, 20, 25, 30, उसके बाद 35, फिर 40। वेरी सीवियर कंडीशन जब सी वाटर की बात करते हैं तो जो बीच पे घर बनने होते हैं जहां सी वाटर का इफेक्ट आ सकता है, उधर M35 और 50 mm का मिनिमम कवर है। और एक्सट्रीम कंडीशन टाइडल इफेक्ट जहां आते हैं, कई बार देखा होगा लहरों में घर बनाना होता है, तो लहरों में जब घर बनाना होता है तो M40 और 75 mm का कवर अडॉप्ट किया जाता है, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब चीजें। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट बनती है लेटरल रीइंस्ट्रेंट्स। देखो यार आपको भी पता है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के अलावा लेटरल रीइंफोर्समेंट भी देनी होती है, तो लेटरल रीइंफोर्समेंट जो देते हैं उनकी स्पेसिंग क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा है। तो दो तरह की कंडीशंस है, सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूअस के लिए। व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद सिंपली सपोर्टेड देन 60B या 250B स्क्वायर बाय डी, जहां पे B और D क्या है, B इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन, D इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। 60B या 250B स्क्वायर बाय डी, तो इस कंडीशन के तहत आप लोगों को अडॉप्ट करना होता है, जो भी इनमें से मिनिमम होता है वो अडॉप्ट कर लेना। सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस के लिए 25B या 100B स्क्वायर बाय डी, एक्चुअल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कैंटिलीवर है ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। कैंटिलीवर बीम के लिए 25B या 100B स्क्वायर बाय डी जो कम होता है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिलहाल बात आती है डिजाइनिंग ऑफ द स्लैब। स्लैब की कंडीशन में थोड़ा बहुत डिटेल पहले आपको बताना चाहूंगा, फिर आगे स्लैब पे बढ़ता हूं। देखो स्लैब क्या होता है सबको पता है, लेंटर जिसको हम लोग घर में कहते हैं। दो तरह की स्लैब होती है, 2 वे स्लैब एंड 1 वे स्लैब। देखो स्लैब बनाई कैसे जाती है, 2-3 चीजें काफी अच्छी रहेंगी। अभी बीम में 1-2 चीजें और डिस्कस करनी है, वो भी डिस्कस करूंगा। तो स्लैब और बीम की कॉमन है वो, तो स्लैब में बता दूंगा, आगे काम आ जाएगा। तो मैंने यहां पर कहा कि भाई एक है लॉन्गर साइड जिसको मैंने कह दिया मान लो LY, और एक है शॉर्टर साइड जिसको मैंने कह दिया LX। देखने से समझ आ रही है, अगर LY बाय LX की रेशियो 2 से बड़ी है तो ये 2 वे है। 2 वे का मतलब होता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 साइड पे होता है। कहने का मतलब है जो बेंडिंग आती है वो दोनों साइड पे आती है। और 1 वे का मतलब अगर ये साइड छोटी है, LY बाय LX 2 या 2 से छोटी है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, 1 वे स्लैब। 1 वे स्लैब का मतलब होता है मेजरली जो लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक ही साइड पे जाता है, दूसरी साइड पे लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये 1 वे का मतलब है। या इसका मतलब ये भी है कि ये सपोर्टेड जो है वो एक साइड पे रहती है, या तो शॉर्टर साइड या लॉन्गर साइड। शॉर्टर साइड पे सपोर्टेड रहती है और ये दोनों साइड पे सपोर्टेड रहती है। अब मेरी बात को समझेंगे, जब भी मैं लोड डालता हूं तो लोड डालने के बाद बेंडिंग होती है, तो इसमें जो बेंडिंग होती है वो शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड दोनों पे, शॉर्टर और लॉन्गर दोनों पे ही जो बेंडिंग होती है वो पैराबोलिक होती है। ये आपको याद करना है, दोनों पे ही पैराबोलिक बेंडिंग है। इसमें जो बेंडिंग होती है वो एक्चुअल में शॉर्टर साइड पे जो होती है वो आप लोगों की पैराबोलिक बेंडिंग होती है, जो लॉन्गर साइड पे होती है वो आप लोगों की कॉम्बिनेशन के साथ चलती है, पैराबोलिक, स्ट्रेट और पैराबोलिक। ये आप लोगों को याद करना है, आपके काम आएगा। 1 मिनट का पेशेंस करेंगे। तो इसके बाद बेसिक पॉइंट्स है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं अपन। बात आती है यहाँ पर, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई लॉन्गर स्लैब और शॉर्टर स्लैब, वो सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है, मेजर आप पढ़ लेना। और जो मेजर बात है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मिनिमम अमाउंट ऑफ द स्टील प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार along the longer span to prevent shrinkage and cracking। जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट है उसका फंक्शन याद होना चाहिए, वो श्रिंकेज, टेम्परेचर, क्रैक्स को रोकने के काम आती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के नाम से भी उसको जानते हैं, आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी चीजें मेन यहाँ पर लिखी है, देख लेना, जो मैंने बताया वो सब लिखा है। अब बात आती है इफेक्टिव स्पैन लेंथ, बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ बीम। जो बीम की इफेक्टिव स्पैन लेंथ का फॉर्मूले थे ना वो बिल्कुल सेम है। क्यों है, इसका रीजन है, मैं रीजन डिस्कस कर देता हूं एक बारी। यहां पर क्या होता है, जब हम स्लैब को डिजाइन करते हैं ना, तो स्लैब को डिजाइन करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि हम स्लैब को स्ट्रिप्स में तोड़ लेते हैं।
तो जब हम स्लैब को स्ट्रिप में तोड़ते हैं तो ये एक स्ट्रिप बीम की तरह एक्ट करती है, इसलिए स्लैब को स्ट्रिप में तोड़कर ही डिजाइन किया जाता है और बीम वाली कोडल प्रोविजंस काम आती है। तो ये जो मेरे पास दो स्ट्रिप आती है, इनको मैं कहता हूं एज स्ट्रिप, और एज स्ट्रिप जो है वो बेसिकली 25% ऑफ एल होता है। अगर ये पूरा एल है ना, तो ये 25% पार्ट होगा दोनों मिलके, और ये वाली जो स्ट्रिप है इसको मैं नाम देता हूं मिडल स्ट्रिप। मिडल स्ट्रिप जो होता है वो 75% होता है एल का, यानी ये वाला पार्ट होगा 3/4 ऑफ एल, और ये दोनों मिलकर होते हैं 1/4 ऑफ एल, यानी ये 1/8 ये 1/8। क्लियर है ये बात? तो आपको समझ आ रहा होगा बेसिकली क्यों ऐसा किया जाता है। आगे चलो फिलहाल। अब बात आती है यहां पर कि जो हम लोग क्लियर कवर लेते हैं वो 20 mm का लेते हैं। बीम वाली कंडीशंस चलती हैं यहां पर। मैक्सिमम मिनिमम डायामीटर आपको याद होना चाहिए। तो जो आप लोग सरिया लेते हो ना, मैक्सिमम डायामीटर जो होता है सरिये का, वो बोला गया है यहां पर थिकनेस ऑफ द स्लैब अपॉन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको याद करना है। उतना जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंडीशन आती है मेरी मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट। आप देखेंगे यहां पर बिल्कुल सेम है, जो बीम वाला था बिल्कुल सेम है। कंडीशन याद अलग से करनी नहीं है, वो बिल्कुल वही चल रहा है। मैक्सिमम एरिया भी बिल्कुल वही चल रहा है, 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया। दो तरह की स्टील देते हैं, एक होती है आप लोगों की मेन स्टील जो लॉन्गर स्पैन के अलोंग चलती है, और एक है आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जनरली शॉर्टर स्पैन के अलोंग चलती है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का काम क्या होता है मैंने अभी बताया, श्रिंकेज, टेम्परेचर क्रैक्स को बियर करना या उसको रोकना। इनको प्रिवेंशन करने का काम किसका है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का है। तो अब कितनी कितनी दी जाती है वो इंपॉर्टेंट बनती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टील तो आपने देख ली। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का क्राइटेरिया है, दो तरह के सरिये हैं, माइल्ड स्टील है और HYSG बार से। तो माइल्ड स्टील की बात करते हैं यहां पर, तो वो दी जाती है 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया, और HYSG बार 0.12% ऑफ द ग्रॉस एरिया। दोनों बातें यहां पर लिखी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपके लोड को मेन सरियों पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी ये करता है। आगे चलते हैं। अब बात आती है स्पेसिंग ऑफ द बार। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी क्लियर करते हैं। बात आई मेन बार के लिए, जो स्पेसिंग है वो 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ या 300, जो इनमें से कम होता है वो अडॉप्ट करते हैं। और जो आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए है वो 5 इंटू इफेक्टिव डेप्थ या 450, जो इनमें से कम होता है वो अडॉप्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। डिफ्लेक्शन कंट्रोल की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, डिफ्लेक्शन कंट्रोल जनरली स्पैन टू डेप्थ रेशियो से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर दिया गया है स्पैन टू डेप्थ रेशियो, तो वो कितना कितना होना चाहिए आप लोगों का। सिंपली अगर माइल्ड स्टील यूज करता हूँ, सिंपली सपोर्टेड के लिए 35 और 40, कॉन्टिन्यूस के लिए। कैंटिलीवर के लिए 7 रहता है। कैंटिलीवर को जब मैं डिजाइन करता हूँ तो 7 के साथ ही करता हूँ। ठीक है। और अगर मैं HYSG बार यूज करता हूँ तो ये इसका 0.8 टाइम्स हो जाता है, 0.8 टाइम्स। ये आप लोगों का 28, उसका 0.8 और इसका 0.8, 32। क्वेश्चन आया एग्जाम में, पता होना चाहिए 0.8 टाइम्स है। याद करनी है, जरूरी है बहुत ज्यादा। अब वही है 10 बाय स्पैन से मल्टीप्लाई करना होगा अगर 10 मीटर से ज्यादा की हो जाएगी, 10 मीटर से कम के लिए ये रहता है। आगे चलते हैं। फिलहाल बात आती है 2 वे स्लैब की डिजाइनिंग में। ये चीजें मैं थोड़ी सी आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ, ये इतनी काम की लगती नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल आए हैं इस पे, बट मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा इस सेशन में। देखो क्या होता है ना, सबसे पहले तो आपने स्लैब दी सपोज या बीम दिया, तो हॉरिजॉन्टल बार्स है। अब इनके बीच की भी स्पेसिंग होती है, इनके बीच की भी स्पेसिंग होती है। तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ, ये भी याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आया है। तो लिख लो, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग क्राइटेरिया क्या रहता है? एक तो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, जो आपका एग्रीगेट है सबसे बड़ा एग्रीगेट, उसमें 5 mm प्लस करो, या डायमीटर जो इनमें से बड़ा होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब आप लोगों के मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए। अगर मैं वर्टिकल स्पेसिंग की बात करता हूं तो आप लोगों का मैक्सिमम एग्रीगेट साइज इंटू 2/3 या 5, जो इनमें से बड़ा होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है। यह आप लोगों को याद करना है, आपके डायरेक्ट काम में आएगी।
और मैं आपको बता दूं ये काफी बार पूछी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं फिलहाल। अभी बात आती है, ये सब देख लेना, मतलब मुझे नहीं इंपॉर्टेंट लगता इसमें। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक आधी बार पूछी गई है। मैक्सिमम कितना होता है, 30% ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है मोमेंट्स का टू वे स्लैब के अंदर। जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों तरफ, मेन रिइंफोर्समेंट काम आती है उधर, तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोमेंट्स होता है 30% मैक्सिमम, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर्स पे, ये भी पूछता है, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए सबसे पहली चीज आती है मेरे पास, इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन की रेशियो कितनी कितनी होनी चाहिए। अगर इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन की जो रेशियो है वो आप लोगों की 3 से कम है या उसके बराबर है, तो वो पेडेस्टल होता है। वो पेडेस्टल की तरह काम होता है। पेडेस्टल में रीइंफोर्समेंट नहीं दी जाती, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन का काम कर रहा है। कॉलम की अगर बात करूं 3 से बड़ा 12 से छोटा तो आपका शॉर्ट कॉलम होता है, और अगर 12 से बड़ा हो जाए तो वो लॉन्ग कॉलम की कैटेगरी में रखा जाता है। एक छोटा सा होमवर्क यहां पे मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। एक होती है आपकी इफेक्टिव लेंथ टू रेडियस ऑफ गायरेशन की रेशियो। इफेक्टिव लेंथ टू रेडियस ऑफ गायरेशन की रेशियो होती है, ये आपको खुद से पता करनी है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। ये वाली चीज सोम में पूछी जाती है, ये वाली चीज आरसीसी में पूछी जाती है, तो वो भी पता करना है। ऑलरेडी मैंने कॉम्प्रेशन मेंबर का एक सेशन लिया है, तो आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। उसमें ना मैंने शॉर्ट टॉपिक की एक प्लेलिस्ट बनाई है, 30 टॉपिक है उसमें। वो टॉपिक है जो पिछले 8 साल से एसएससी जेई में पूछे जा रहे हैं। तो शॉर्ट टॉपिक की प्लेलिस्ट बनाई है, आप वो प्लेलिस्ट से टॉपिक देख सकते हैं कि ये टॉपिक तो यार आपको आना ही चाहिए, तो काम आएगी बहुत ज्यादा। तो वो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, और वीडियो के 1 मिनट पार्ट में भी जो आपको आई बटन में मिला होगा 1 मिनट होते ही, वो भी आप लोगों को उसी प्लेलिस्ट का लिंक मिला होगा, ठीक है। वीडियो में यहाँ पे डाल दूंगा, आई बटन में देख लेना। अब बात आती है यहाँ पर, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन द स्टील और कंक्रीट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट कॉम्प्रेसिव फाइबर। किस फॉर्मूले के साथ? जो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन होता है 0.0035 माइनस 0.075 इंटू लीस्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं एक्सियल मेंबर की बात करता हूं तो उसमें मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन कितना, 0.002, ये याद होगा, इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं बेंडिंग की बात करता हूं ना, तो बेंडिंग वाले केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर सिर्फ एक्सियल की बात करूं तो नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो डिजाइन स्ट्रेस कंक्रीट का और स्टील का कितना कितना लिया जाता है, 0.4 FCK और 0.67 FY। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। देन अपन आगे बात करते हैं कि जब मैं शॉर्ट कॉलम की बात करूं या लॉन्ग कॉलम की बात करूं, तो मुझे पता है कॉलम इज डिजाइन फॉर द लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो जब मैं लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करता हूं तो आप लोगों का कंक्रीट और स्टील दोनों का आना चाहिए। लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस इनटू एरिया, कॉमन है ना, स्ट्रेस इनटू एरिया इज कॉल्ड लोड। तो कंक्रीट भी चल रहा है, स्टील भी चल रहा है। कंक्रीट का स्ट्रेस था 0.4 FCK इनटू एरिया ऑफ द कंक्रीट प्लस 0.67 FY, तो स्टील का स्ट्रेस था इनटू एरिया ऑफ द स्टील। इस फॉर्मूले के साथ बेसिकली आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हो, एग्जाम का क्वेश्चन है। लॉन्ग कॉलम जब पढ़ते हैं ना, तो लॉन्ग कॉलम में एक मल्टीप्लाई फैक्टर काम आता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन कॉफिशिएंट। क्योंकि लॉन्ग कॉलम में लंबाई बढ़ने से स्ट्रेंथ कम होती है, तो रिडक्शन कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। वो कितना होता है, ये बहुत बारी पूछा, 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48 इंटू बी। बी इज द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, सब लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला याद करना डायरेक्टली। आगे मेरी बात आती है यहां पर कि जब मैं इसेंट्रिसिटी की बात करता हूं तो दो तरह की इसेंट्रिसिटी आती है, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर आपके कॉलम में मिनिमम इसेंट्रिसिटी मैक्सिमम से कम आ रही है तो वो एक्सियली लोडेड कॉलम होता है, अगर ज्यादा आ रही है तो वो इसेंट्रिक लोडिंग कॉलम होता है। तो फॉर्मूला है, अगर मैं इसेंट्रिसिटी की बात करता हूं तो दोनों डायमेंशंस के अलोंग चेक होती है, एक्स और वाई। कॉलम की बात करूं तो 2 डायमेंशन होती है कॉलम के ऊपर से। तो L इफेक्टिव अपन 500 प्लस बी, बी इज द डायमेंशन ऑफ दैट साइड, जिस एक्सिस के अलोंग चेक कर रहे हो उसकी डायमेंशन, अपॉन 30 या 20 mm। जो इनमें से मैक्सिमम होगा वो आप लोगों को अडेप्ट करना है। ऐसे ही वाई है, L इफेक्टिव बाय 500 प्लस उस साइड की डायमेंशन बाय 30 या 20, जो मैक्सिमम होगा वो एसेंट्रिसिटी, मिनिमम एसेंट्रिसिटी है। मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी रहती है 5% ऑफ दैट डायमेंशन। 0.05 ऑफ दैट डायमेंशन मतलब 5% ही हो गया ना,
तो वो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी क्राइटेरिया रहता है, जो मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना कॉलम के, हर साल आए हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट टॉपिक है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो ली है, एसएससी जेई हैक्ड करके मेरी एक वीडियो आई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 ऐसे क्वेश्चन जो हर साल पूछते हैं, उसमें से ये टॉपिक भी था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अपन बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की। तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट में मिनिमम रहता है 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, मैक्सिमम रहता है 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। रेक्टेंगुलर कॉलम में 6 सरिये यूज मिनिमम नहीं, 4 सरिये मिनिमम यूज होते हैं। सर्कुलर कॉलम में 6 सरिये मिनिमम यूज होते हैं। अगर अर्थक्वेक रेजिस्टिव बिल्डिंग है, अगर अर्थक्वेक रेजिस्टिव बिल्डिंग है तो वहां सर्कुलर में कितने हो रहे हैं, 10। तो मिनिमम सर्कुलर कॉलम में 10 सरिये यूज करते हो, रेक्टेंगुलर कॉलम में 8 सरिये यूज करते हो मिनिमम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं फिलहाल। और हाँ, डायमीटर ऑफ द बार 12 mm से बड़ा या उसके बराबर हो। मिनिमम डायमीटर जो यूज कर सकते हो वो 12 mm होता है, उससे कम यूज नहीं कर सकते कॉलम के अंदर, ये भी याद होना चाहिए। आगे चलते हैं फिलहाल। लेटरल रिइंफोर्समेंट क्यों दी जाती है ये सबको पता है, सब देख लेना। मेन मुद्दे की बात पर आता हूं। डायमीटर जो है वो मेन रिइंफोर्समेंट अपॉन 4 या 6 mm, जो उनमें से ज्यादा होता है उसको आप लोग अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है। स्पेसिंग की बात करते हैं। लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 इंटू में मेन रिइंफोर्समेंट का डायमीटर या 300, जो इनमें से मिनिमम होगा वो आप लोग अडॉप्ट करोगे एज अ स्पेसिंग, ये आपको याद होना चाहिए। चौथे वाली जो है ना, ये एसएससी में एक बार ही पूछी थी, लेकिन नहीं, मैं इसको अभी कैंसिल करूंगा क्योंकि इस पे नहीं है। 3 आपको याद होनी चाहिए, चौथी भूल जाना। आगे चलते हैं। अभी आपको पता है कि कॉलम के सरिये फुटिंग में तो जाते हैं, कितनी लेंथ तक जाते हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो बोला गया है यहाँ पर कि ये आप लोगों का बी जो है वो वेट है कॉलम का, टी जो है वो फुटिंग की जो थिकनेस है वो है। तो जो सरिया अंदर तक जाता है, ये जो सरिया कॉलम से फुटिंग तक अंदर तक गया है, कितनी लेंथ है, या तो 48B या 48T, जो इनमें से मिनिमम होता है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है, यहाँ लिखे। फिर कवर कितना है, 40 mm का कवर है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है सर्कुलर कॉलम की। अच्छा, पहले वर्किंग स्ट्रेस पढ़ा देता हूँ, फिर सर्कुलर पे आ जाऊंगा, या सर्कुलर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, रिवीजन भी हो जाएगा और कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। अभी इसको ही करा देता हूँ। देखो क्या है ना कि जब मैं वर्किंग स्ट्रेस की बात करता हूँ तो 0.4 FCK की जगह सिग्मा लेता हूँ। जो स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट है, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है, परमिसिबल स्ट्रेंथ, वो सिग्मा है। सिग्मा AC में बदल जाता है, सिग्मा SC में बदल जाता है, नया फॉर्मूला ये आ जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लेकर चलता हूँ, क्यों? क्योंकि कॉम्प्रेशन के लिए 4 लिया जाता है, बेंडिंग के लिए 3 लिया जाता है। WSM का प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए। चांसेस कम है एग्जाम में आने के, लेकिन फिर भी आ सकता है। आज से पहले बहुत कम बारी आया है। फॉर्मूला नया लिखा हुआ है, बस ये 2-3 चीजें बतानी थी, वो बता दी, ठीक है। हेलिकल रीइंफोर्समेंट अभी नहीं, नेक्स्ट में देखेंगे। सर्कुलर कॉलम की बातें नेक्स्ट में डील करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए ऐसे ही आएगा। आप लोगों को ये नोट करना है कॉपी में, और इतना पक्के से करके जाना ना, गारंटेड आपके 4-5 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। एक बात है कि जनरली बच्चे पूछते हैं कि आप ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ाते, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम फकीरों के लिए तो सारी दुनिया एक है। हम जहाँ जाते हैं अपनी दुकान साथ ले जाते हैं। और अगर आप लोग 25 के AE या JEE एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों को एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि श्रेष्ठ क्लासेस एकमात्र भारत के अंदर ऐसा बैच लॉन्च कर चुका है जहां 0 लेवल से IS लेवल का कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है। मतलब एक ही एग्जाम में आप लोगों को हर सिविल इंजीनियरिंग के कंटेंट की प्रिपरेशन कराई जाती है। इस बैच की खास बात कुछ ये है कि आप लोगों को टॉपिक वाइज वर्कशीट मिलती है, जिसमें आप लोगों को 16,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा, प्लस 12,000 क्वेश्चन याद करने की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर यहां कराई जाती है। क्योंकि इस पर्टिकुलर बैच में आप लोगों के स्पेशल वॉइस सेशंस होते हैं, जहां आप लोगों को डायरेक्ट मुझसे बात करने का मौका मिलता है, अपने डाउट पूछ सकते हो। स्ट्रैटेजिक तरीके से मैं आप लोगों को कदम से कदम मिलाकर पढ़ाता हूं। तो ये वॉइस सेशन के बाद आपको वीकली और मंथली टेस्ट भी इस पर्टिकुलर बैच के अंदर दिया जाता है। तो इन सभी फीचर्स को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो अभी इस बैच में 50% का डिस्काउंट चल रहा है, और ये बैच सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये पे अवेलेबल है। डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लासेस ऐप नाउ और आपको डायरेक्ट वहां पे कोर्सेज दिखेगा, आप अवेल कर सकते हैं। जय हिंद।